जैसे ही वो पलटी, उसका सारा डर मिनटों में गायब हो गया। उसे एक खून भरी तलवार की जगह दिखा एक टुनटुना, जो ड्यूक हाथ में पकड़े हुए बड़ा फनी दिख रहा था। बच्चों का टॉय पकड़े हुए ड्यूक चुपचाप उस स्ट्रेंजर को देख रहा था जो उसके रूम में आई थी। क्लैरिसा ने तुरंत बेबी का हाथ पकड़ा एंड वो बच्चा उसके हाथ पकड़ते ही काम हो गया एंड रोना बंद कर दिया। ड्यूक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उस बेबी ने रोना बंद कर दिया एंड अभी भी वो बेबी उस लेडी की उंगली पकड़कर है। अब ड्यूक जानना चाहता था कि ये औरत कौन है एंड सडनली वो उस बच्चे के रूम में कैसे आ गई जहां आना अलाउ भी नहीं था। क्लैरिसा ने अपना नाम पोलाइटली बताया एंड कहा कि वो यहाँ ड्यूक से एक मैटर के सिलसिले में बात करने आई थी। बट अचानक उसे एक बहुत पावरफुल मैजिक एनर्जी फील हुई एंड एक बच्चे के रोने की आवाज़ भी सुनाई दी, तो वो यहाँ आ गई। एल्बर्ट ने पूछा कि तुम इसे चुप कैसे करा पाई, जबकि वो खुद इस बच्चे को कितने बार चुप कराने का ट्राई कर चुका था एंड परेशान हो चुका था एंड ये रोज का ही रूटीन था। क्लेरिसा खुद समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे हुआ, बट वो बच्चा सडनली चुप हो गया। बेबी ने उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया। क्लेरिसा सोची शायद बच्चा खुद ही पालने में सो जाएगा, पर ड्यूक ने समझ लिया कि अब इस स्ट्रेंजर से डायरेक्टली बात करनी ही होगी। क्लेरिसा उसके पीछे पीछे चली गई एंड अब वो किसी भी टॉपिक पर बात करने के लिए रेडी थी, बिकॉज अब से एक चांस मिल गया था अपना मैटर सामने रखने का। पर एकदम से उसने फील किया कि जो मैजिक एनर्जी अब तक थी वो सडनली डिसअपियर हो चुकी है। वो सब ड्राइंग रूम में जाके बैठे। क्लेरिसा ने पूछा वो बच्चा, जिस पर ड्यूक ने उसे कन्फेस कर दिया कि वो मेरा बेटा है। क्लेरिसा श्योर थी कि ड्यूक तो सिंगल है, फिर ये बेटा। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वो बच्चा फिर रोने लगा। असिस्टेंट तुरंत उस पालने की तरफ दौड़ा, बट उसे समझा ही नहीं कि वो क्या करे। ड्यूक भी उस टुनटुने के साथ खड़ा था। हर बार वो लोग टुनटुना यूज़ करते और बच्चा काम हो जाता और रोना बंद कर देता, बट इस बार जैसे ही उसने टुनटुना हिलाया वो तुरंत जाके ड्यूक के फेस पे लगा। क्लेरिसा ने देखा कि फादर सन का रिलेशनशिप बिल्कुल कोल्ड है और बेबी उस पर ट्रस्ट ही नहीं करता। उसने सजेशन दिया कि ड्यूक क्यों ना उस बच्चे को अपनी गोद में खिलाने का ट्राई करे एंड एक बाप का प्यार दिखाने का ट्राई करे। एल्बर्ट ने क्लमजीली उस बेबी को उठाया और क्लेरिसा ने उसे सिखाया कि बेबी को पकड़ते कैसे है, प्यार से, सॉफ्टली। उस मोमेंट बेबी ने उसका फिंगर सॉफ्टली पकड़ लिया। क्लेरिसा बताती है कि वो एक ऑर्फनेज को चलाती है एंड उसे एग्जैक्टली पता है कि बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं। वो धीरे से उस बच्चे का हाथ चलाने लगती है एंड कुछ ही देर में बच्चा शांत भी हो जाता है। जब उस बच्चे को क्लेरिसा के हाथ के थ्रू उसका प्यार महसूस होता है तो वो उसे और भी ज्यादा एडमायर करने लगता है। ड्यूक अभी भी उस बच्चे को अपने हाथ में पकड़ के था, बट उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसे अपना प्यार उस बच्चे को कैसे जाहिर करना है। अगले ही सेकंड वो बच्चा जो शांत हो चुका था वो बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। क्लेरिसा महसूस करती है कि जरूर इस जगह एक कोई डार्क एनर्जी है जो उसे पहले भी महसूस हुई थी। वो आसपास देखती है एंड समझने का ट्राई करती है कि ये डार्क एनर्जी कहाँ से आई थी एंड शायद वो बच्चा इसी कारण रो रहा था। उसे ड्यूक की लाइफ का कुछ आइडिया नहीं था, पर उसे कुछ अजीब सा महसूस जरूर हो रहा था एंड उसे लग रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जैसे ही बच्चा रोना शुरू करा वैसे ही उसने एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक एनर्जी फील करी बच्चे से आते हुए एंड वो ये जानती थी कि मैजिक पावर तो जन्म से ही मिलती है एंड जब मैजिक एनर्जी किसी के बॉडी से ख़त्म हो जाती है तो वो मर जाता है। क्लेरिसा बहुत डर गई एंड कहती है, सर अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बेबी। एंड तभी ड्यूक एक काम आवाज़ में कहता है कि इस बच्चे को शांत करने का ट्राई करो, क्योंकि ये बच्चा रोते हुए मैजिक एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन जब तुमने पहले इस बच्चे को रोते हुए चुप करा दिया था वैसे ही अभी ट्राई करो। क्लेरिसा कहती है कि आप ऐसा कह सकते हैं, पर मैं कैसे, एंड प्लीज़ मुझे बच्चा मत दीजिए। बट फिर भी ड्यूक उसे उस बच्चे को थमा देता है। क्लेरिसा जब उस बच्चे को अपने गोद में लेती है तो महसूस करती है कि उस बच्चे से एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस मैजिक पावर निकल रही है। वो सोचती है कि शायद
इवन दो मेरे पास कोई मैजिक पावर ना हो, पर मैं फिर भी इस बच्चे को शांत करने का ट्राई तो कर ही सकती हूँ ना। इट्स ओके, तुम्हें अब और रोने की ज़रूरत नहीं है। क्लेरिसा उसे बहलाने फुसलाने लगती है एंड वो बच्चा उसे देखकर खुश भी हो जाता है और शांत भी। एंड अब वो रोना बंद कर चुका था। ड्यूक ये देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था एंड कहता है कि ये काम कर गया। ओह, क्या था वो? मेरा दिल इतना अचानक, क्लेरिसा ये मन में सोच रही थी। ड्यूक उसे अपनी सोच से बाहर निकालते हुए कहता है, इस बच्चे के पास केवल 3 मंथ बचे हैं जीने के लिए। 3 मंथ? सिर्फ 3 मंथ? मैं इस बात पे विश्वास ही नहीं कर सकती। ड्यूक कहता है, पहले मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हुआ था, बट शायद तुम्हारे पास एक तोहफा है इस बच्चे को शांत करने का। और वैसे भी मेरे पास वक्त बहुत कम है। क्या तुम प्लीज़ इस बच्चे का 3 महीने के लिए केयर कर सकती हो? एंड उस वक्त में शायद मैं इस बच्चे को बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ लूँ। क्लेरिसा शॉक हो जाती है। ड्यूक कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर मैं याद करूँ तो तुम यहाँ मैजिक स्टोन खरीदने आई थी, नहीं है ना? ओके, तो मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ। मैं तुम्हें इस बच्चे को केयर करने के लिए पेमेंट करूँगा, साथ ही उस मैजिक स्टोन को तुम्हें दे भी दूँगा, अगर तुम थियो की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करती हो तो। एंड वैसे भी उस स्टोन को ओरिजिनली थियो की कंडीशन ठीक करने के लिए ही लिया गया था, तो ये अच्छा ही है। वो आगे कहता है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ एंड देन हम इस पर डिस्कस करते हैं। वो उसे उसकी और कोई डिमांड पूछ लेता है। ये सुनकर क्लेरिसा थोड़ी सोच में पड़ जाती है। इस बच्चे को शांत रखना, शायद ये उसका जीवन बचा ले, पर ये बहुत हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या मैं संभाल पाऊंगी? पर मैं ऐसे ही तो इसे मरते छोड़ता देख नहीं सकती। मुझे ट्राई तो करना ही चाहिए। वो डिसाइड कर लेती है कि वो इस बच्चे को बचाने के लिए ज़रूर हेल्प करेंगी एंड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, पर एक कंडीशन के साथ। वो ये कंडीशन रखती है कि ड्यूक उसके ऑर्फनेज और उसके बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा। ये बात हम सब जानते ही है कि ड्यूक का इन्फ्लुएंस कितना है, तो अगर उस इन्फ्लुएंस को यूज़ करके वो उस ऑर्फनेज को प्रोटेक्ट करे तो कोई उसे हिला भी नहीं सकता। वो उससे भीख मांगती है एंड ड्यूक रेडी था, बिकॉज वो बस उस बच्चे की जान बचाना चाहता था। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है एंड देन असिस्टेंट ड्यूक को एक बात कहता है कि ये एक परफेक्ट चांस है ड्यूक, आप शादी कर लीजिए इससे एंड इसे हमारे महल की डचेस बना दीजिए। असिस्टेंट की बात सुन के ड्यूक उसे मना ही करने वाला था कि तभी वो रियलाइज़ करता है कि उसके पहले क्लेरिसा ने ही मना कर दिया एंड हमारा ड्यूक प्रपोज करने के पहले ही रिजेक्ट हो चुका है। क्लेरिसा एडमिट करती है कि वो सिंपली अभी अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है एंड अभी मैरिज में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ये सही वक्त है ही नहीं मैरिज करने का। एंड इसी मोमेंट पे थियो क्लेरिसा का ड्रेस पकड़ता है एंड एक बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट होता है जब वो उसे फर्स्ट टाइम ममा कहता है। वहाँ पे जो भी बैठा था वो सब की सब सरप्राइज हो चुके थे और उनमें सबसे ज़्यादा सरप्राइज थी क्लेरिसा, क्योंकि ड्यूक का सन पहली चीज़ उसने अपना पहला शब्द बोला एंड वो भी एक स्ट्रेंजर को जो उसकी माँ है भी नहीं। एल्बर्ट ने कभी थियो को बातें करते हुए देखा ही नहीं था। यह उसका फर्स्ट टाइम था उसे बात करते सुनने का। क्लेरिसा उस बच्चे की बात सुन के कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बात करने वाले बच्चे लग रहे हो, जिस पर ड्यूक कहता है कि यह मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं उसके मुँह से कुछ सुन रहा हूँ। जिस पर क्लेरिसा उसे कहती है कि बेबीज नॉर्मली बैबलिंग और नॉनसेंस बातें करते रहते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। एंड इसे सुनकर ड्यूक कहता है कि तुम मेरे बच्चे को स्टूपिड कह रही हो, जिसका ऐसा मतलब तो था नहीं ऑब्वियसली। असिस्टेंट उन दोनों को माफ़ी मांगते हुए इंटरप्ट करता है एंड क्लेरिसा को पूछता है कि क्या वो हीलिंग मैजिक रखती है या उसने कभी हीलिंग मैजिक लॉर्ड थियो पे यूज़ किया है। सबको पता था कि लॉर्ड थियो की मॉम एक स्किल्ड हीलिंग मैजिक यूज़र थी, बट क्लेरिसा को तो इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। असिस्टेंट को लगा मे बी यही रीज़न होगा कि वो चाइल्ड उसे अपनी माँ समझ रहा होगा,
पर क्लेरिसा उसे क्लियर कट बता देती है कि नहीं, उसने आज तक कभी कोई मैजिक यूज़ नहीं किया है, उसे इस बात का कोई आइडिया ही नहीं है। हीलिंग मैजिक नॉर्मली कंसिडर किया जाता है एक डिफ़िकल्ट मैजिक में, जहाँ कुछ ही लोग इस किंगडम के उसे यूज़ कर पाते हैं। एंड क्लेरिसा के हिसाब से शायद ही वो इस मैजिक को मास्टर कर पाए, बिकॉज ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेल होता है। असिस्टेंट ने क्लेरिसा को आगे रिपोर्ट करते हुए बताया कि इस बच्चे की नैनी की तबीयत खराब हो चुकी है इसी के मैजिक के कारण, एंड तब से ड्यूक ही थियो का ख्याल रख रहे हैं क्योंकि वो इस मैजिक को रेजिस्ट कर सकते हैं। असिस्टेंट ये भी ऑब्जर्व करता है कि क्लेरिसा को थियो के मैजिक से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं, एंड इस बारे में वो ज़रूर जांच करना चाहेगा। क्लेरिसा काम करते हुए सोच रही थी कि इस कैसल में वैसे भी बहुत कम लोग रहते हैं, मे बी शायद ये उस बच्चे के मैजिक के इन्फ्लुएंस के कारण ही होगा, एंड अभी वैसे भी लोग आना शुरू हो चुके हैं। क्लेरिसा सबसे पहले डिसाइड करती है कि वो अपना एक लेटर अपने ऑर्फनेज के बच्चों को भेजेंगी एंड उन्हें बताएंगी कि वो माफ़ी मांग रही है इस अचानक लीव के लिए, एंड उन्हें ये भी बताती है कि उन्हें इस ऑर्फनेज की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अब ड्यूक उस ऑर्फनेज को प्रोटेक्ट करेगा जब तक वो वापस नहीं आ जाती। लेटर लिखने के बाद वो सोचती है कि उसने एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम कंप्लीट कर लिया इस लेटर को लिख के, एंड उन बच्चों का रिएक्शन इमेजिन करने लगती है कि कैसे शायद वो ड्यूक के नाइट्स को देखकर शॉक हो जाए। एंड तभी उसी मोमेंट पे उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है थियो के पालने के पास से। शायद हमारा लिटिल थियो उठ गया है। वो अपनी छोटी छोटी आँखें खोलता है एंड अपने छोटे से चबी से हाथों से चीज़ें ग्रैब करने का ट्राई कर रहा होता है। क्लेरिसा रियलाइज़ करती है कि उसे थियो को साफ करके कपड़े पहनाने की ज़रूरत है ताकि वो सोने के टाइम अनकंफर्टेबल ना फील करे। वो पास की अलमारी से ही थियो के लिए एक क्यूट सा आउटफिट निकाल लेती है, एंड अब ये बच्चा रो नहीं रहा था, वो जस्ट अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था एंड कुछ भी बड़बड़ा रहा था एंड बहुत ज़्यादा खुश था। क्लेरिसा थियो के साथ बातें करने लगती है एंड तभी उसे फिर से अचानक किसी की आवाज़ आती है एंड अब उसे सच में कंफर्म हो गया था कि रूम में कोई और भी है। एंड अचानक उसे दिखता है कौन? मास्टर एरिक, जो चंद मिनटों में ही थियो को उस पालने में से उठा के अपने गोद में ले लेता है एंड बहुत गुस्से से क्लेरिसा को देखने लगता है। उसे डर लग रहा था कि कहीं क्लेरिसा उसके भाई को दर्द ना पहुंचा दे। वो जितना भाग सके उतना तेज भागता है बालकनी की तरफ। उसके हाथ में थियो था। उसे ऐसा देखकर क्लेरिसा पीछे से चिल्लाती है एंड उसे रोकने का ट्राई करती है,